बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और ये फिजिक्स है, क्लास 9। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल उसूल को कहते हैं और उसूल जब बन जाता है तो वो मुख्तलिफ सिचुएशन में या उसी तरह की सिचुएशन में मुख्तलिफ जगहों पे उसको लगाया जा सकता है। प्रिंसिपल बनाने का, उसूल बनाने का यही फ़ायदा है कि आप एक दफ़ा जब कोई उसूल बना लेते हैं तो वो उस उसूल को आप मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। तो हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को आज समझेंगे और ये उसूल मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होता है और हमारी डेली लाइफ में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, आपने ये चीज़ जो है वो अच्छी तरह देखी होगी कि जब आप पार्क में जाते हैं और एक सीसा जो है उस पे झूला झूलते हैं तो क्या होता है कि आप ये दरमियान में पिवट है या इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। इसके एक साइड पे एक बच्चा और दूसरी साइड पे दूसरा बच्चा बैठ जाता है। तो जब इनके डिस्टेंस इक्वल होते हैं, अगर इनके वेट इक्वल हैं तो डिस्टेंस इक्वल जब होंगे तो ये बिल्कुल स्टेशनरी हो जाएंगे, ये बिल्कुल रुक जाएंगे, ये बिल्कुल एक जगह पे बैलेंस हो जाएंगे। तो अगर वेट इक्वल होंगे तो डिस्टेंस भी इक्वल होगा। इक्वल वेट्स रिक्वायर इक्वल डिस्टेंस टू एक्वायर बैलेंस। बैलेंस हासिल करने के लिए, इनको बैलेंस करने के लिए अगर वेट इक्वल हैं तो डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए। अगर डिस्टेंस इक्वल तब होंगे जब वेट इक्वल होंगे, लेकिन अगर एक ज़्यादा वज़न वाला बच्चा है और दूसरी साइड पे कम वज़न वाला बच्चा है तो फिर बैलेंस कैसे हासिल होगा? हाउ अ स्मॉल चाइल्ड बैलेंसेस अ हैवी पर्सन। तो एक छोटा बच्चा एक भारी आदमी को कैसे बैलेंस करेगा? तो उसका तरीका ये है कि लार्ज जो वेट होगा, जो बड़ा वज़न होगा, ज़्यादा वज़न होगा, वो इस पिवट के करीब होगा और जिसका वज़न कम होगा वो पिवट से दूर होगा, यानी उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्यों? कि ये जो फोर्स है, ये बच्चा है, ये इसको क्लॉकवाइज इस झूले को घुमाने की कोशिश करता है। इसका वेट, स्मॉल वेट जो है, ये लार्ज वेट जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करता है, यानी घड़ी की सुइयां जिस तरह चलती हैं उसके अगेंस्ट। तो जब, चूँकि इसका वज़न ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस कम रखेंगे, तो हमने इससे पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि मूवमेंट ऑफ फोर्स, किसी भी फोर्स को उसके जो आर्म है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मोमेंट ऑफ फोर्स मिलता है। तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी इसका जो वेट है, ये फोर्स है जो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करता है। तो इस वेट को, जो लार्ज वेट है, ग्रेटर वेट है, जो हैवी वेट है, उसको जब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो एक वैल्यू आती है, दूसरी उस वैल्यू को हम तभी बराबर कर सकते हैं जब ये वेट कम है, यानी फोर्स कम है। तो डिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे तो तब ये, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस साइड के इक्वल हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जो टार्क है या मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो क्लॉकवाइज टार्क के इक्वल हो जाएगी, तो ये चीज़ बैलेंस हो जाएगी। इसमें आप देख लें तो ये हमारे पास दो वेट हैं जो इक्वल हैं। ये भी सपोज कि 5 kg है, ये भी 5 kg है। तो इनका डिस्टेंस फ्रॉम फलक्रम, इसको फलक्रम भी कहते हैं, इसे पिवट भी कहते हैं, इसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से या पिवट से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है, तो इसलिए ये चीज़ जो है ये बैलेंस है। ठीक है, इक्वल वेट रिक्वायर इक्वल डिस्टेंसेस। लेकिन इसमें आप देख लें कि एक साइड पे वेट ज़्यादा है और दूसरी साइड पे वेट कम है, तो ये अनबैलेंस हो गया है। जिस तरफ वेट ज़्यादा है ये झूला इस तरफ झुक गया है। तो अगर अनइक्वल वेट्स होंगे, अनइक्वल फोर्सेस होंगी, तो जो डिस्टेंस है वो उसका इन्वर्स हो जाएगा। कैसे? जिस तरफ वेट ज़्यादा है उस तरफ डिस्टेंस कम होगा, जिस तरफ वेट कम है उस तरफ डिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी वेट और उसका जो फोर्स और उसका मूवमेंट आर्म एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे। अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो
मोमेंट आर्म कम रखना पड़ेगा, और अगर हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो मोमेंट आर्म हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये अनबैलेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स के साथ साथ। फोर्स बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस हमें कम करना पड़ेगा, फोर्स कम करेंगे तो डिस्टेंस हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसका उसूल ये है कि लार्ज वेट मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये लार्ज वेट है और इसका डिस्टेंस स्मॉल है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद ये स्मॉल वेट है और इसका डिस्टेंस जो है वो लार्ज है। स्मॉल वेट मल्टीप्लाइड बाय लार्ज डिस्टेंस, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। लार्ज वेट मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉल वेट मल्टीप्लाइड बाय लार्ज डिस्टेंस। मूवमेंट के बारे में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। मूवमेंट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। किसी फोर्स को टर्न करने का जो इफेक्ट होता है, जो असर होता है, उसे हम मूवमेंट कहते हैं। पहले हम इससे पहले ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, यानी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पिवट से, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को और फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है, जो क्वांटिटी आती है, उसे हम मोमेंट कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, हम मोमेंट कहते हैं। अब एक बॉडी जो है जब किसी भी पिवट के ऊपर रखते हैं, ये फर्ज कीजिए कि हमने एक रॉड रखा, तो ये जो इसका इस तरफ का जो वेट है, इस तरफ का फोर्स है, वो इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और दूसरी तरफ जो वेट है या फोर्स है वो इसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन है ये, और दूसरी साइड पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज रोटेशन को हम नेगेटिव लेते हैं। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज जो टार्क होते हैं वो इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क जब होते हैं तो वो चीज़ बैलेंस हो जाती है। सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स, ये जितने टार्क्स हैं ये एंटी क्लॉकवाइज हैं, यानी घड़ी की सुइयों के एंटी डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में ये घूम रहे हैं। तो सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट। जितने क्लॉकवाइज मूवमेंट हैं वो, उसको अगर हम सम करें तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के सम के इक्वल होगा, और इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहते हैं। A body initially at rest does not rotate if sum of all the clockwise movements acting on it is balanced by the sum of all the anti-clockwise movement acting on it। यानी किसी जो बॉडी जो रेस्ट में होती है, जो बॉडी जो है बैलेंस होती है, तो उस वक्त उसके ऊपर जितने भी एंटी क्लॉकवाइज टार्क या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहे होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। Body at rest does not rotate if sum of all the clockwise movements acting on it is balanced by the sum of all anti-clockwise movement acting on it. This is an unshakable law of equilibrium। तो ये जो उसूल है इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहते हैं। अब हमारे सामने ये एक पिवट है जिसके ऊपर हमने ये एक रॉड रखा हुआ है, इसमें हमने एक साइड पे एक वेट जो है फोर्स है ना, जिसको ज़मीन किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है तो वो फोर्स है। ये W1 एक साइड पे है और दूसरी साइड पे पिवट के हमने W2 वेट जो है वो लटकाया हुआ है। तो ये वेट W1 इसको घुमाने की कोशिश करता है एंटी क्लॉकवाइज यूँ, और ये वेट W2 जो कम है ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करता है। पिवट से O और A का जो दरमियानी फासला है उसे L1 हम कह देते हैं, बाद वक़्त हम इसे D भी कहते हैं, D1। तो ये A और O के दरमियान यानी इस फोर्स का पिवट से जो डिस्टेंस है वो L1 है, और इस वेट या इस फोर्स का जो डिस्टेंस है यानी मूवमेंट आर्म है वो पिवट से L2 है। तो एंटी क्लॉकवाइज टार्क क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा, ये फोर्स W1 मल्टीप्लाइड बाई L1, W1 फोर्स मल्टीप्लाइड बाई L1, और एंटी क्लॉकवाइज जो टार्क है या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है
वो होगा W2 मल्टीप्लाइड बाई L2। हमने कहा था फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, ये टार्क होता है, और टार्क का दूसरा नाम, आम नाम जो है वो क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क है, L1 इंटू W1 या W1 इंटू L1, और दूसरा जो है W2 इंटू L2, ये क्लॉकवाइज टार्क है। तो व्हेन अ बॉडी इज इन बैलेंस position, the sum of all anti-clockwise torque या anti-clockwise movements about any point is equal to the sum of all clockwise movements or clockwise torques. This is known as the principle of movement. When a body is in balance position, the sum of all anti-clockwise movements about any point is equal to the sum of all clockwise movements. This is known as principle of movement. आपने करतब दिखाने वाले आदमी को कभी देखा होगा कि एक लंबी टाइट रस्सी के ऊपर वो चल रहा होता है और उसके हाथ में एक लंबा सा बांस होता है। उस बांस रखने का मकसद क्या है कि इसकी जो क्लॉकवाइज टार्क है वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क के इक्वल हो जाए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की एक एग्जांपल है। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हम डेली लाइफ से भी देख सकते हैं, और ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होता है। सिंपल सा टॉपिक था, ये छोटा सा टॉपिक था। इसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के बारे में पढ़ा है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट सिंपल ही है। सिंपल ये है कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो होते हैं उनको अगर हम ऐड करें तो क्लॉकवाइज टार्क के इक्वल होते हैं। सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज टार्क। अगर वेट ज़्यादा करेंगे तो हमें पिवट से डिस्टेंस कम करना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए, और अगर हम वेट कम कर देंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी फोर्स हम जितनी दूर लगाते हैं उतना ही उसका जो टार्क है वो ज़्यादा होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है? When a body is in balance position, the sum of all anti-clockwise torques या anti-clockwise movements is equal to clockwise movements or clockwise torques. It was a short lesson. I hope you have understood it. Thank you for listening and taking interest. अल्लाह हाफिज। अगले सबक तक फ़ी अमानिल्लाह।